नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल की राह में भाजपा ने अपना रथ खड़ा कर दिया है। भाजपा का दावा है कि उसके विजय रथ की रफ्तार का मुकाबला करना सपा की साइकिल के बस की बात नहीं। दरअसल ये भाजपा और सपा के बीच छिड़े निकाय युद्ध के नए अध्याय का पन्ना है। भाजपा की तरफ से सीएम योगी ने 36 घंटे में 6 जिलों में चुनाव प्रचार कर डाला। अब 27 अप्रैल को सीएम पूर्वांचल में अपनी गर्जना सुनाएंगे। इससे पहले आज उन्होंने समाजवादी पार्टी पर चुभने वाले हमलों की बौछार कर दी। रायबरेली से उन्नाव तक और फिर लखनऊ में उन्होंने कानून के राज का मतलब बताया और फिर दोहराया कि गुंडे अब यूपी में ना तो सिर ऊंचा करके चल सकते हैं और ना ही उनके काफिले के निकलने से पहले सड़कें ही खाली होती। निशाने पर सीधे सीधे सपा थी। अखिलेश यादव ने इसका जवाब लखनऊ से दिया। उन्होंने भाजपा से स्मार्ट सिटी के दावे का हिसाब मांगा। आज बात तो चुभेगी में निकाय चुनाव के हर चुभने वाले संग्राम की पूरी खबर आपको बताऊंगा और करूंगा इसका चुभने वाला विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। दो दिन में सीएम योगी ने 6 जिलों में धुआंधार चुनावी सभाएं कर डाली। उन्होंने कल पश्चिम के सहारनपुर से शुरुआत की थी और आज अवध के उन्नाव और रायबरेली में विपक्ष की बड़ी घेरेबंदी कर डाली। सीएम योगी ने इसके बाद लखनऊ से सपा पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी का तूफानी प्रचार साफ साफ सपा सहित तमाम विरोधी दलों के लिए चुनौती है। चैलेंज इस बात का है कि जब तक आप चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगे तब तक मैं आधे से ज्यादा मैदान नाप लूंगा। शहर संग्राम का जुबानी घमासान। शहर की जो समस्याएं हैं, खासकर जितनी भी समस्याएं सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद चलता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं मनाए जाते थे। दिग्गजों ने एक किया जमीन आसमान। कूड़े को लेकर के न जाने कितनी चिंता थी सरकार को। कूड़े के न इंतजाम किया है, न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ किया इन्होंने। आज आपको तय करना है नगर निकाय चुनाव में कि हमारे युवाओं के हाथ में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए। रायबरेली से उन्नाव तक सीएम योगी की ललकार। सपा पर साधा सीधा निशाना। हमारे नगरों में शोहदों का आतंक होना चाहिए या हमारी नगर सेफ सिटी बने। हमारे नगरों में गंदगी का ढेर दिखाई देना चाहिए या फिर हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो। लखनऊ से अखिलेश का सीधा पलटवार। शहर के हजारों पार्क हैं जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। जो बड़े पार्क थे उनको भी जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं दे पा रहे। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप निकलें जाम में न फंस जाएं। भाजपा से अखिलेश ने मांगा शहरों का स्मार्ट हिसाब। भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है। नगर निकाय युद्ध का सबसे गर्म दिन। ये वही उत्तर प्रदेश है विकास के नाम पर जहां पर अंतर्वाद होता था, भ्रष्टाचार होता था, गरीब कल्याण की योजनाएं जमीनी धरातल पर नहीं उतरती थी। इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। एक शहर के नहीं, हर शहर में उंगली उठी है। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। सीएम योगी ने की अखिलेश की घेराबंदी।
चुभेगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ भाजपा, दोनों के बीच जबरदस्त जंग का आलम है। बयानों की बौछार है और चुभने वाले हमले की अग्निवर्षा हो रही है। अब इस संग्राम के सेंटर में जमीनी मुद्दे हैं। सपा कूड़े से लेकर नालियों का हिसाब मांग रही है तो भाजपा कह रही है कि सब कुछ जंगा है जी। सीएम योगी ने आज जितने भी दावे किए उसके आखिर में उन्होंने आज की उपलब्धियों की तुलना सपा के राज से की और बार बार दोहराया कि अब यूपी पीछे जाने वाला नहीं है। रायबरेली से सपा कांग्रेस को सीधा चैलेंज। भाजपा की एक ही युक्ति और हमारी जनपद और हमारा प्रदेश हो माफियाओं से मुक्ति। उन्नाव में सपा पर सीधा निशाना। 17 के पहले पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में टैबलेट है। लखनऊ से आर पार का ऐलान। बस जिले बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन धुआंधार चुनावी सभाएं कर रहे सीएम योगी का अंदाज नहीं बदल रहा। हर जगह वो माफिया दमन को उपलब्धि की तरह गिना रहे हैं, पहले और अब का फर्क समझा रहे हैं। इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी को बार बार निशाने पर ले रहे हैं। आज आपको तय करना है नगर निकाय चुनाव में कि हमारे युवाओं के हाथ में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए। हमारे व्यवसायियों की ज्यादा भी रफ्तारी वसूली होनी चाहिए या उन्हें स्वनिधि मिलनी चाहिए। हमारे नगरों में सोहदों का आतंक होना चाहिए या हमारे नगर सेफ सिटी बने। अब जरा सीएम योगी के तूफानी प्रचार के रोड मैप पर नजर डालिए। 36 घंटे के भीतर 6 जिलों का दौरा कर सीएम योगी ने साफ कर दिया कि उनका अभियान फुल स्पीड में है। सीएम योगी ने निकाय चुनाव के लिए सहारनपुर, शामली, अमरोहा, रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ जिले की दूरी तय कर ली है। पश्चिम से अवध का ये सफर आगे पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा। आज आपको तय करना है नगर निकाय चुनाव में कि हमारे युवाओं के हाथ में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए। हमारे व्यवसायियों की ज्यादा भी रफ्तारी वसूली होनी चाहिए या उन्हें स्वनिधि मिलनी चाहिए। हमारे नगरों में सोहदों का आतंक होना चाहिए या हमारे नगर सेफ सिटी बने। सीएम योगी बुधवार को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। इसके अगले दिन गुरुवार को सीएम योगी वाराणसी पहुंचेंगे, जहां निकाय चुनाव के लिए धुआंधार सभाएं करेंगे। इसने अभी से काशी का माहौल गर्मा दिया है। वाराणसी नगर निगम के लिए भाजपा ने इस बार अशोक तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारी सरकार, हमारा संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी, बूथ से लेकर के और जिले तक पूरी यूनिट हमारी तैयार है काम करने के लिए। जैसे देख रहे होंगे मतदाता सूची पे जबरदस्त काम चल रहा है, हम पन्ना प्रमुख तक बना चुके हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है। और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई को 365 दिन लड़ता है। ऐसा नहीं कि जब चुनाव का सीजन आता है तो हम वो मेढक की तरह फुदफुदा देने लगते। आप देखें तो ग्राउंड में ये निकाय के जो चुनाव हैं, सबकी अपनी रणनीति होती है। क्षेत्रीय लोग हमारे जो हैं वो लोग अपना लगे हैं हर पार्टी में। भाजपा की अपनी रणनीति है, वो लोग स्टार प्रचारक और वे सब लोगों को ला करके, तो देखिए सबकी अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन दम सभी लोग लगा रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव जो हमारे मेयर उम्मीदवार हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मेयर का चुनाव जीतने जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। इसके साथ साथ ही मुझे लगता है कि हर हफ्ते मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है बनारस में, और इन लोग केवल हवाबाजी में रहे अभी तक। सीएम योगी की सभा के साथ ही काशी में दोनों उप मुख्यमंत्री डेरा डालने वाले हैं। एबीपी गंगा की पदयात्रा के दौरान भी काशी का माहौल सामने आ चुका है, जहां भाजपा के साथ ही सपा और कांग्रेस के अलावा सुभाषपा और अपना दल कमेरावादी तक के प्रत्याशी फुल फॉर्म में हैं। इंडियन सरकार रहेगी, जो भी केंद्रीय और प्रदेश से जो योजनाएं आएंगी उसको हम नगर निगम में क्रियान्वित कराएंगे। आदमपुरा मुस्लिम इलाका है, वहाँ भी जा रहे हैं वोट मांगने, वहाँ के लोगों का नहीं, क्यों नहीं जाएंगे। हमारे हम सबका साथ, सबका विश्वास। जितने लोग हैं
चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी प्रत्याशी जनहित में कोई काम नहीं किया है। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि मैंने जनहित में जितना काम किया है किसी प्रत्याशी ने नहीं किया। बिल्कुल इस बार टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड टूटेगा, काशी की जनता तोड़ेगी। इशारा साफ है कि सीएम योगी की सभा के बाद काशी में माहौल और गरमाने वाला है और निकाय चुनाव के प्रचार युद्ध की लहर जल्द ही पूर्वांचल का रुख करने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने पहले से ऐलान कर रखा है कि उसके दिग्गज नेता मैदान में जबरदस्त प्रचार करेंगे, लेकिन अब तक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव बड़ी प्रचार सभाओं से दूर हैं। हालांकि विरोधियों पर पलटवार करने में पीछे नहीं। आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने भाजपा से कई सीधे सवाल किए। सपा के अध्यक्ष ने पूछा कि जब सालों से लखनऊ सहित तमाम बड़े नगर निगमों में भाजपा कायम है, फिर इन बड़े शहरों की इतनी बुरी स्थिति क्यों है? अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी के दावों को मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश भी करार दी। शहर की जो समस्याएं हैं, खासकर जितनी भी समस्याएं हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। शहरों के चुनावी संग्राम में यूपी की सत्ता में काबिज भाजपा से अखिलेश यादव के सवाल तीखे हैं, जो संकेत है कि शहरों में गंदगी, बिजली सप्लाई, पीने के पानी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत दूसरे बुनियादी मुद्दों पर सियासी तपिश बढ़ने वाली है। निकाय चुनाव में जब भाजपा के दिग्गज जनसभाओं के जरिए प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुभने वाला हमला बोला। सबसे ज्यादा, सबसे लंबे समय तक इन शहरों पर मेयर कोई बनकर के रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लखनऊ देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहां कब्जा रहा है। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में शहरों के बुनियादी विकास का मुद्दा उठाएगी। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी चुभने वाला सवाल दागा है। मेट्रो जो पूरे शहर को सुविधा दे रही है, जहां तक बनी है वहीं से बन करके वापस आ जाती है। इस सरकार ने आगे काम नहीं किया। आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप? आपका रिवर फ्रंट वैसा ही का वैसा है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी थीं, जो सिग्नेचर बिल्डिंगें थीं, जो शहर को खूबसूरती देती हैं, वैसी की वैसी हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा ने शहरों में विकास का कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब भाजपा माफिया अतीक अहमद का मुद्दा उछाल रही है। सोशल मीडिया पर सपा के खिलाफ गाने जारी कर मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। कूड़े को लेकर के न जाने कितनी चिंता थी सरकार को। कूड़े के न इंतजाम किया है, न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ किया इन्होंने। धूल धक्कड़ शहर में इतना उड़ रहा है और साथ ही साथ इतना हॉर्न बजता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। मतलब अखिलेश यादव की रणनीति जमीनी मुद्दों के आसरे भाजपा के आक्रामक प्रचार को काउंटर करने की है, तो अखिलेश यादव के आरोपों से भाजपा के दिग्गजों का पारा चढ़ गया है। वो अपने अनुभव की बात अपने समय की बता रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में, चाहे महानगरों में स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट हों, स्वच्छता के कार्यक्रम हो, स्वच्छ पेयजल के कार्यक्रम हो, उस घर घर पेयजल की स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन के द्वारा पहुंचे, इसका प्रयास सरकार कर रही है। और हम लोग पूरे प्रदेश में, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, सबकी बेहतरी के लिए काम सरकार कर रही है।
साफ है कि निकाय चुनाव को लेकर जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, एक दूसरे पर जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मायावती भले ही निकाय चुनाव के प्रचार युद्ध से दूर है, लेकिन चुनावी समीकरण की उनकी इंजीनियरिंग ने विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर सपा के लिए अपने मुस्लिम वोटरों को साथ बनाकर रखना आसान नहीं रहा। वजह है 17 में से 11 नगर निगम में बसपा की तरफ से उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवार। बसपा के इस दांव को सपा भले ही पहले भाव नहीं दे रही थी, लेकिन जमीन पर इसने मुकाबले की बिसात को दिलचस्प बना दिया। करीब 21% मुस्लिम वोट बैंक पर बसपा की दावेदारी ने विरोधी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। नगर निकाय के संग्राम में इसने चुनावी समीकरणों को उलट पलट दिया है। बसपा ने 17 नगर निगमों में 11 पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इससे सबसे ज्यादा मुश्किल में समाजवादी पार्टी है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो उसकी उम्मीदें धड़ाम हो सकती हैं। बसपा ने आगरा को छोड़कर पश्चिमी यूपी के सभी नगर निगमों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। लखनऊ और प्रयागराज में भी मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाया है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं होती क्या? हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं होती क्या? हम लोग अलग अलग हैं क्या? सिर्फ चुनाव के अंदर ही हम हिंदू मुसलमान होते हैं क्या? हमारे रिश्ते चुनाव के बाद नहीं रहते या चुनाव के बाद पहले नहीं रहते? ये देश सबका है, सब मिलकर के साथ चलते हैं। हर वक्त हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा काम ही नहीं रहा क्या कोई? उन्हें लग रहा होगा कि वो बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए वो दौड़ रहे हैं। हमें लग रहा है हम बहुत मजबूत हैं, इसलिए खामोश बैठे अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सारे साथी लड़ रहे हैं, सब देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल धूमधाम से, बहन जी का आदेश है, फुल तैयारी से है ना, इंशाल्लाह उतरेंगे और स्मार्ट सिटी बनाएंगे शहर को। हाँ, विकास के ऊपर चुनाव लड़ना, हमें विकास करना है। 90 के 90 वार्डों में पीछे हटना नहीं है और इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे, बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे। मतलब बसपा का हर कदम मुस्लिम वोट बैंक को साधने की ओर है। माना जा रहा है कि अगर बसपा करीब 22% की हिस्सेदारी रखने वाले दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम समाज को साथ लाने में कामयाब रही तो इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ेगा। इसने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। मुस्लिम वोट कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो सेंध मरा करके लोग उसको छीन लेंगे। मुस्लिम समाज भी इस देश के आम नागरिकों जैसा ही है। देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो भी चिंतित है। इसलिए हम समझते हैं कोई तिकड़म करके सेंध लगाने में कामयाबी नहीं पा सकता। हालांकि पसमानदा नीति के जरिए मुस्लिम समाज को साथ लाने की कवायद में जुटी भाजपा ऐसा नहीं मानती। धार्मिक तौर से लोगों का पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन है, ये एक्सपोज हो चुका है। राजनीतिक सियासी तौर से जो लोगों समाज का जो है वो शोषण है, वो पूरी तरह से आज एक्सपोज हो चुका है। लोगों को बराबर की हिस्सेदारी और भागीदारी जो है वो आज प्राथमिकता है। भाजपा का ये तर्क अपनी जगह है, लेकिन इसके ठीक उलट एक तस्वीर ये भी है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा की ओर से भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। मुरादाबाद मंडल की 3 नगर पालिकाओं में भाजपा ने अध्यक्ष के पद पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं आजमगढ़ की मुबारकपुर नगर पालिका में भी मुस्लिम चेहरे पर ही दांव लगाया है। इससे पूरी तरह साफ है कि भाजपा किस ओर बढ़ती नजर आ रही है। ये बात और है कि भाजपा नगर निगमों में बसपा के मुस्लिम दांव को धर्म वाली राजनीति करार दे रही है। निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है, भाजपा का जो स्वरूप है, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी लोगों को, समाज के सब वर्गों को चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर दिया है और मुझे विश्वास है कि हमारे सब लोग चुनाव जीत कर आएंगे और अपने हमारा जो एजेंडा है उसके आधार पर नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेंगे। ये मायावती ने 17 में 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए मेयर पद पर। तुष्टीकरण की राजनीति, ये जितनी भी पक्षी पार्टियां हैं सब तुष्टीकरण की राजनीति। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है
कि बसपा की मुस्लिम वाली रणनीति से सपा को नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज को सपा का वोट बैंक माना जाता है और अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए राह आसान हो सकती है। यही वो तर्क है जो अब समाजवादी पार्टी को परेशान करने लगा है। तिकड़म कभी कभी कामयाब होता है, इसलिए तिकड़म कभी कोई फार्मूले का आधार नहीं बन सकता। तो लगता है कि बसपा कामयाब हो पाएगी इस गठजोड़ को बनाने में, जिस तरीके से निकाय चुनाव में उसने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसके हाथ में खेल रही है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कोई जादू चलने वाला नहीं। बसपा ने अपनी रणनीति इस बार बदली, आप बसपा में भी रहे, उसको भी अच्छी तरह समझते हैं। 17 में 11 मुस्लिम मेयर कैंडिडेट उतार दिए। अब हमसे इस सवाल का जवाब पाना थोड़ा सा, क्या मुस्लिम वोट बैंक पे नजर है? कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा इससे? एक ही जगह नजर रहती है, वो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम उससे न कहलवाई ठीक रहेगा। देखिए, आज की डेट में कांग्रेस पार्टी ने निष्पक्ष होकर के लोगों को उम्मीदवारी दी है। मतलब सपा को यकीन है कि मुस्लिम समाज एक बार फिर समाजवादी राजनीति के साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन 2017 में हुए निकाय चुनाव के आंकड़ों को देखें तो भाजपा को 14 नगर निगमों में सफलता मिली थी, जबकि बसपा अलीगढ़ और मेरठ में महापौर के पद पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। सपा और कांग्रेस नगर निगम की सत्ता की रेस में कहीं पीछे छूट गए थे। अब सवाल है कि क्या इस बार मायावती का मुस्लिम कार्ड बसपा को 2017 के नतीजों से आगे ले जाएगा? इसका जवाब नतीजों से ही मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी और लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको एक एक कर बता देते हैं कि बसपा ने किन किन नगर निगम में मेयर पद के लिए मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया है और सपा के लिए इसने चुनौतियां कितनी बढ़ा दी है। जी हां, मुस्लिम मोर्चे पर बहुजन घेराबंदी, जरा इसको समझिए। लखनऊ शाहीन बानो को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। सहारनपुर खादिजा मसूद इमरान मसूद के परिवार से हैं और मथुरा से राजा मोहतसिम अहमद, मेरठ से हसमत मलिक, शाहजहांपुर से शगुफ्ता अंजुम, फिरोजाबाद से रुखसाना बेगम, प्रयागराज से सैयद अहमद, मुरादाबाद से मोहम्मद यामीन, गाजियाबाद से निसारा खान, अलीगढ़ से सलमान साहिद और बरेली से यूसुफ खान। तो ये है बसपा की मुस्लिम घेरेबंदी। अब आपको बताते हैं कि किन किन सीट पर सपा और बसपा के मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। जी हां, मेयर पद के लिए सपा के मुस्लिम उम्मीदवारों की टक्कर मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर। ये वो सीटें हैं जहां पर सपा और बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार आपस में टकराएंगे। सपा ने जिन 4 नगर निगम में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे उनके बारे में आपको बता दूं। सपा ने बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी नगर निगम का मुकाबला किस तरह से, जरा इसको समझिए। सहारनपुर सपा से नूर हसन मलिक है, जबकि बसपा से खादिजा मसूद यहां पर चुनाव लड़ रही है। यानी सहारनपुर में सपा और बसपा ने दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, आप ये देख सकते हैं ग्राफिक के जरिए। अब मुरादाबाद बढ़ते हैं, भी मुस्लिम बड़ी निर्णायक भूमिका यहां पर रखते हैं, लेकिन बसपा से मोहम्मद यामीन प्रत्याशी हैं, तो सपा ने भी यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। रईस उद्दीन, फिरोजाबाद की बात करते हैं, सपा से मशरूफ फातिमा यहां पर प्रत्याशी हैं, तो बसपा ने रुखसाना बेगम को यहां पर प्रत्याशी बनाया है। अलीगढ़ की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी ने जमीर उल्लाह खान को प्रत्याशी बनाया, तो बसपा ने सलमान शाहिद को यहां से प्रत्याशी बनाया है। तो ये वो सीटें हैं, ये वो मेयर की सीटें हैं जहां पर सपा और बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी आपस में टकरा रहे हैं। इसके बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बात हो चुकी। समाजवादी पार्टी दोहरी चुनौती से दो चार है। एक तरफ विरोधियों की तरफ से चुभने वाले हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर अपनी ही पार्टी के नेता तंज कस रहे हैं। सपा के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पार्टी पर खुद को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। बर्क ने यहां तक कह दिया कि सपा कई चुनावों में इसलिए हारी क्योंकि अखिलेश यादव के सलाहकार ठीक नहीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मौजूदा निकाय चुनाव में बसपा का मुस्लिम कार्ड कामयाब हो सकता है। हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इस ऐलान ने समाजवादी पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को क्योंकि संभल में सपा ने विधायक इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना इकबाल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि शफीकुर रहमान बर्क ने निर्दलीय प्रत्याशी फरहान यासीन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है।
नतीजा, संभल में समाजवादी पार्टी बंटी हुई नजर आ रही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद आमने सामने हैं। हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को अब मैं बड़ा परेशान था, जितने करीबी लोग हमारे साथी टिकट मांग रहे थे, तो मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में आया कि अवाम ये कहेगी, जो वोट देने वाले ये कहेंगे कि भाई इनको नहीं देंगे, इनका तो भाग जाता। पता नहीं अल्लाह ने समझ दी मुझे क्या दिया, मैंने कहा इनमें से किसी को नहीं, घर वाले को खड़ा कर तो भागेगी तो। हालांकि संभल में समाजवादी पार्टी के भीतर गुटबाजी का चैप्टर नया नहीं है। इससे पहले भी पार्टी की नीतियों के उलट नेता काम करते रहे हैं, जिसका खुलासा खुद सपा विधायक इकबाल महमूद ने किया है। इनका खुद का दावा है कि पिछले 2 चुनावों में उन्होंने पार्टी के फैसले के उलट विरोधी प्रत्याशी को जिताने का काम किया। सर, मैंने संभल में चेयरमैन बनवाया, अपनी पार्टी का विरोध करके बनवाया, जिसको ही बनवाया, मगर पिछले आपने देख लें तो छोड़ के भाग गए। 2 दिन, 1 दिन भी नहीं रुका, एक दिन भी नहीं रुका। सही बात है। एक ने 1-1.25 साल लगा दिया। पार्टी में पैरवी कर पत्नी को टिकट दिलाने का ऐसा कबूलनामा आपने कम ही देखा होगा, लेकिन सियासत है कि हर दिन नए रंग में सामने आ रही है। सार्वजनिक मंच से सपा विधायक इकबाल महमूद ने अपने बारे में जो दावा किया है, संभल में कुछ वैसी ही स्थिति अब इकबाल महमूद के ही सामने आ चुकी है। लेकिन सपा के लिए चिंता की बात यह है कि सिर्फ संभल ही नहीं, बल्कि मुरादाबाद नगर निगम की लड़ाई भी सामने है, जहां गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। मुरादाबाद में सपा ने रईसुद्दीन नईमी को मेयर का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहाँ बगावत की सुगबुगाहट भी तेज हो चली है। जो लोग टिकट मांग रहे थे उन्हीं के नाम हमने रिपीट किए थे और ये कहा था कि आप जिसको भी भेज दोगे हम तन मन धन से उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। तो एस टी हसन साहब भी मौजूद है, यूसुफ अंसारी साहब भी मौजूद है। सच्चाई तो ये है जो ईमानदारी की बात है। अब इसके बाद अगर कोई नाराज है हमसे तो भाई हम माजरत चाहते हैं, और अगर हमसे कोई नाराजगी है फिर भी नहीं खत्म करना चाहते हैं तो अपने मन में रखें, लेकिन अल्लाह के वास्ते आप सब इकट्ठे हो जाइए और इकट्ठे होकर के आप रईस भाई नईमुद्दीन साहब को चुनाव लड़ाने का काम कीजिए। मतलब मुरादाबाद में सपा के सामने मुश्किल बड़ी है, पर सपा के भीतर विरोध के स्वर यहीं तक सीमित नहीं। बाराबंकी में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक राम मगन रावत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राम मगन रावत ने सपा नेता अरविंद सिंह गोप पर करीबियों को टिकट देने का आरोप लगाया है। दबाव डालकर यहाँ पर प्रत्याशी को बदल दिया गया और समय समय पर वो दलित नेताओं का, पिछड़ी जात के नेताओं का अपमान करते रहते हैं और इससे लोगों में, यहाँ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जोश है कि क्यों टिकट बदला गया। विश्वास में लेकर के कोई बात थी तो बताना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। जाहिर है कि टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से सपा में गुटबाजी और विरोध के सुर उठ रहे हैं, निकाय चुनाव में पार्टी की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मेरठ के नगर निगम चुनाव में इस बार अपने नए प्रयोग से सबको चौंका दिया। मुस्लिमों की बड़ी आबादी वाले मेरठ में अखिलेश यादव ने गुर्जर उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। अखिलेश यादव ने सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को यहां से टिकट तो दे दिया, लेकिन अब उनका धर्म संकट बढ़ सकता है। दरअसल सीमा प्रधान मेरठ नगर निगम के जिस वार्ड नंबर 26 में रहती हैं, वहां से भाजपा की निर्विरोध जीत हो गई है। इसकी वजह सपा की तरफ से प्रत्याशी तय नहीं होना माना जा रहा है। मेरठ नगर निगम में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही भाजपा ने 2 वार्डों में निर्विरोध जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। वार्ड नंबर 26 से भाजपा के सत्यपाल सिंह निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि वार्ड नंबर 78 से भाजपा के संदीप रेवड़ी निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा चिंता वार्ड नंबर 26 में भाजपा की निर्विरोध जीत को लेकर है, क्योंकि इसी वार्ड में सपा की महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान रहती हैं। अब सवाल उठ रहा है
कि जिस वार्ड में सपा विधायक अतुल प्रधान और महापौर पद की प्रत्याशी सीमा प्रधान रहती हैं, सपा उसी वार्ड में प्रत्याशी तक तय नहीं कर पाई। बीजेपी सपा को उसी के गढ़ में चुनौती देकर और ज्यादा हमलावर हो गई है, जबकि सपा इसे साजिश करार दे रही है। चुनाव से पहले ही सपा की महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान के गढ़ में बीजेपी के पार्षद के निर्विरोध चुने जाने की गूंज लखनऊ तलक सुनाई दे रही है। अब भाजपा की अखिलेश को ये चुनौती महापौर सीट के चुनाव पर कितना असर डालेगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा जरूर हाथ लग गया है। कहा जा रहा है कि वार्ड नंबर 26 में भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन से सपा के कई बड़े नेता खफा हैं। वार्ड 26 में जहां सीमा प्रधान रहती हैं, तेजगढ़ी वार्ड का नाम है, उसमें हम लोगों ने मांगेराम सन ऑफ रघुबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था। 2:50 पर हमारा प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने गया। चूँकि वहाँ सारे हमारे समर्थक हैं तो हम लोगों को तय करने में समय लगा कि इससे ग्रुपबंदी ना हो, इसलिए देरी हुई। 2:50 पर जब हम लोग पर्चा दाखिल करने गए, हमारा प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने गया, तो उसको पुलिस के द्वारा रोका गया और धक्का दे करके उसको बाहर निकाल दिया गया। मेरठ नगर निगम के 2 वार्डों में भाजपा की सफलता से सपा चिंता में डूबी है, तो भाजपा इसे मेरठ नगर निकाय चुनाव में सफलता का शुरुआती संकेत बता रही है। एक ऐसा कार्यकर्ता मैं देखता था लंबे समय से, जब मैं छात्र राजनीति करता था उस समय से, मास्टर सतपाल एक ऐसा गंभीर नाम, एक ऐसा साधारण कार्यकर्ता जो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित, ज़्यादा दिखावा न करने वाला। और मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे वार्ड 26 के लोगों ने उनका समर्थन किया है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला, एक अनुसूचित जाति का कार्यकर्ता जो अपने स्वभाव के कारण, अपनी कार्यशैली के कारण निर्विरोध जीता है। दरअसल भाजपा के लिए वार्ड नंबर 26 में निर्विरोध जीत उत्साह बढ़ाने वाली है, जबकि निर्विरोध निर्वाचन से सीधा संदेश जा सकता है कि सपा की महापौर प्रत्याशी अपने ही वार्ड में भाजपा के सामने प्रत्याशी तक उतारने में सक्षम नहीं है। अब सुनिए वार्ड नंबर 26 से निर्विरोध चुने गए सत्यपाल सिंह का क्या कहना है। ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो भारतीय जनता पार्टी में मैं 40 साल से जो है कार्य कर रहा था, उस भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुझे ये शोभा दिया है और उन्हीं का मेहरबानी है जो मैं निर्विरोध चुना गया। अच्छा, सोचा था कभी कि निर्विरोध पार्षद बनेंगे? नहीं, सोचा नहीं था, लेकिन जो है मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि जो हो सकता है मैं निर्विरोध ही हो जाऊँ। माना जा रहा है कि 2 वार्डों में चुनाव से पहले ही भाजपा की सफलता का असर नतीजों पर दिखाई दे सकता है। फिलहाल सभी दल जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। अखिलेश यादव पर आज कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव को फ्लॉप नेता बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव फेसबुक और ट्विटर के नेता बन गए हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव को राजनीति की नर्सरी से शुरुआत करनी चाहिए और उनके लिए लोकसभा चुनाव में मोदी को हटाने की बात बहुत दूर की है। प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले अजय राय ने यहां तक कह दिया कि अब अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का विश्वास भी खो दिया है। अखिलेश यादव केवल ट्विटर और सोशल मीडिया के नेता रह गए हैं, केवल ट्वीट कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का ये नर्सरी है, ये राजनीतिक नर्सरी है। इस नर्सरी से जब हम आगे निकलते हैं तब हम विधानसभा लोकसभा की बात करते हैं। अखिलेश यादव पर कांग्रेस का हाल के दिनों में ये सबसे तीखा हमला है। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले अजय राय ने इसके आगे अखिलेश को लेकर जो कहा वो और भी चौंकाने वाला है। कभी नर्सरी में ही फ्लॉप हो रहे हैं तो लोकसभा की बात ही करने का कोई मतलब नहीं रह गया उनके पास। अब कि भाई वो राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से किनारे होते जा रहे हैं और उनके लोग उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। जब नगर निकाय का संग्राम 7वें आसमान पर है और इसे लोकसभा चुनाव का ट्रेलर बताया जा रहा है, जब कांग्रेस के आला नेताओं की तरफ से लगातार अखिलेश को भाजपा विरोध की मुहिम में अपने साथ लाने की कोशिश चल रही है, ठीक ऐसे वक्त में अखिलेश पर कांग्रेस का ये हमला बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इसकी धार बहुत चुभने वाली है। अखिलेश यादव केवल ट्विटर और सोशल मीडिया के नेता रह गए हैं, केवल ट्वीट कर रहे हैं। जनता के बीच में जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं, जो जनता के साथ जाकर खड़े रहें। और जब उनका खुद का सांसद उनके चीज़ों को नहीं मान रहा है, इसका मतलब कि जनता के बीच से
अखिलेश यादव अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस बार नगर निकाय चुनाव के मैदान में कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। तमाम जिलों में दोनों दल आमने सामने हैं। बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को इस तरह निशाने पर लेने वाले बयान कम ही सामने आए हैं। हाँ, मैंने सुना कि अभी बर्क साहब ने भी वहाँ उन्होंने भी शायद निर्दल प्रत्याशी लड़ाने की बात कही, निर्दल लड़ा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अखिलेश यादव केवल ट्विटर और सोशल मीडिया के नेता रह गए, केवल ट्वीट कर रहे हैं, जनता के बीच में जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय राय यूपी के कुल 12 जिलों के कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं। इस लिहाज से विरोधी दलों पर उनका आक्रमण तो समझ में आता है, लेकिन सीधे अखिलेश पर निशाना साधना कई संकेत देने वाला है। वो भी तब जबकि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एक दिन पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और माना गया कि नीतीश अखिलेश के नाम राहुल गांधी का संदेश लेकर आए थे। हम लोग तो आए ही हैं इसलिए, और ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो कुछ भी यहाँ शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। अब सवाल है कि क्या सपा और कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर घमासान छिड़ा है और आने वाले दिनों में ये घमासान और तेज होगा, या फिर ये तेवर सिर्फ निकाय चुनाव भर के लिए है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यौन शोषण के मामले में कुश्ती खिलाड़ियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा कि आखिर खिलाड़ियों की शिकायत पर केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस को शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। वहीं जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों को धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हो रहे हैं। खिलाड़ियों का दावा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुश्ती संघ में महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का मामला जंतर मंतर से देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि गंभीर आरोपों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अब तक केस दर्ज क्यों नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने मेंशनिंग के टाइम पे ही पिटीशन को लेके पढ़ के और दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है, दिल्ली पुलिस का जवाब तलब किया है। ये किस पॉइंट पर मेन नोटिस कहेंगे, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट है और उस पर एफआईआर नहीं की, तो ये मुख्य पॉइंट उठा रहे हैं। पॉइंट यही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इंक्लूडिंग माइनर बच्ची के खिलाफ जो ये अपराध हुआ है, उसके बाद पुलिस के पास कंप्लेंट है 21 अप्रैल से। आज तक पुलिस ने उसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। इस दिन दिल्ली पुलिस को भी जवाब दाखिल कर बताना होगा कि आखिर 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में खिलाड़ियों की ओर से की गई शिकायत पर केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। इस बीच जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे रेसलर बजरंग पुनिया का दावा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता धरना जारी रहेगा। जब न्यायालय का हम धन्यवाद करते हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम यही हैं। थैंक यू। एक आखिरी सवाल है कि आप लोगों ने आरोप लगाया है कि धमकी दी जा रही है, जिन लोगों ने कंप्लेनेंट्स हैं उनको धमकी दी जा रही है। किस तरीके की धमकी, क्या कॉल्स आ रहे हैं? देखिए, अगर जो यहाँ पे खिलाड़ी हैं, अगर किसी को भी कुछ होता है, जो 7 महिला खिलाड़ी भी हैं, किसी को भी कुछ होता है तो उसको जिम्मेवार दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट होगी। ये पहली बार नहीं
जब कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। इससे पहले इसी मामले को लेकर खिलाड़ियों ने जनवरी में धरना दिया था। तब खेल मंत्रालय से बातचीत और जांच के लिए कमेटी गठन के बाद खिलाड़ियों ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन बीते 2.5 महीने में कोई कार्रवाई न होने पर एक बार फिर खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं तो सियासत आकार ले रही है। जंतर मंतर पर धरने के तीसरे दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदित राय, वाम नेता वृंदा करार और आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। दावा है कि विपक्ष खिलाड़ियों के साथ है। तकलीफ है इस बात की कि आज यहाँ पर बैठने में मजबूर होना पड़ा। इसकी जांच और न्याय हमारी सबकी तरफ से है, तुरंत इसको न्याय दिलाया जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के मामले पर सरगर्मी बढ़ने लगी है। हालांकि इस मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुप्पी साध ली है। जब सुप्रीम कोर्ट में है तो क्यों बोला जाए? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कैसे बोला जाए? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। फिलहाल सबकी नजर 28 अप्रैल को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शूटर गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए पुलिस हर एक सुराग को खंगाल रही है। इस बीच खबर है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छिपा हो सकता है। इस सूचना पर यूपी पुलिस मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। इस बीच गुड्डू मुस्लिम के मदद के आरोपी अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। अखलाक मेरठ के भावनपुर सीएचसी पर तैनात था। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की पुलिस की नजरों से भागम भाग पर ब्रेक लगने वाला है। पुलिस को सुराग मिला है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद या आसपास के इलाकों में छिपा हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही जांच एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल में छापेमारी शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी गुड्डू मुस्लिम के साथ हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों कोर्ट में सरेंडर की योजना बना रहे हैं। इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद या आसपास के किसी अन्य जगह पर छिपा हुआ है। इस सूचना पर जांच एजेंसियों की टीम पिछले 3 दिनों से वहां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच एजेंसियां गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच गई हैं और कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, जबकि शाइस्ता परवीन पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। इधर पुलिस ने उमेश पाल अपहरण केस में दोषी ठहराए गए वकील खान सौलत हनीफ की कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी शुरू कर दी है। आरोप है कि सौलत हनीफ ने उमेश पाल की कई तस्वीरें शूटरों को भेजी थी। हत्याकांड में पुलिस ने सौलत हनीफ के साथ उसके बेटे को भी आरोपी बनाया है। उधर सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया है। डॉक्टर अखलाक भावनपुर सीएचसी पर तैनात था। अखलाक पर हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने और मदद करने का आरोप है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक का सिंडिकेट चलाने वाले उनके बहनोई डॉक्टर अखलाक के खिलाफ आखिरकार शासन से कार्रवाई का चाबुक चल ही गया। शासन ने डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यानी सरकारी डॉक्टर का चोला पहनकर लोगों के लिए मुश्किलें खड़े करने वाला डॉक्टर अखलाक अब खुद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम को शरण देकर इस सिंडिकेट के लिए बड़ा काम करने वाले डॉक्टर अखलाक की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस की पड़ताल में एनकाउंटर में मारे गए असद को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। असद ने हत्याकांड के बाद पुलिस की नजर से बच निकलने के लिए बड़ा प्लान बनाया था। उसने हत्याकांड से पहले ही अपना मोबाइल और एटीएम डेबिट कार्ड लखनऊ में छोड़ दिया था। यहां तक कि हत्याकांड के बाद रात को लखनऊ में असद के डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकाले गए थे। ये रुपए असद के खास गुर्गे आतिन जफर ने निकाले थे, जिसकी पैसे निकालते हुए तस्वीर भी सामने आई है। इस बीच अतीक के दफ्तर में मिले लाल रंग के धब्बों पर सस्पेंस बना हुआ है। दूसरे दिन भी फॉरेंसिक टीम ने अतीक के दफ्तर की छानबीन कर नमूने लिए, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये धब्बे खून के हैं या फिर किसी और चीज के।
संगम नगरी प्रयागराज में 15 अप्रैल को मौत के घाट उतारे गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून का रहस्य अभी बरकरार है। खून के राज से अभी पर्दा नहीं उठ सका है, सस्पेंस लगातार बरकरार है। हालांकि पुलिस की एक टीम आज लगातार दूसरे दिन भी अतीक अहमद के इस दफ्तर में पहुंची हुई है, अंदर पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। जो खून और खून सने हुए कपड़े कल बरामद हुए थे उनकी तहकीकात कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो खून आखिरकार किसका था। फिलहाल पुलिस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हर एक सुराग की तफ्तीश कर रही है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और मेरठ से सनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बात तो चुभेगी में आज जितना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।